हेलो दोस्तों। सो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का एक कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़े से रह गए थे, तो मैंने सोचा कि उसको भी कवर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं सिंकिंग फंड से। तो सिंकिंग फंड बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए मेरे को फ्यूचर में अगर पैसों की ज़रूरत है, जैसे कि मेरे बच्चों के कॉलेज के लिए, या फिर शादी के लिए, या फिर मुझे कहीं घूमने बाहर जाना है, या फिर किसी और चीज़ के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या फिर मेरे को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, जैसे कि मेरे को और फ्यूचर में जो मेरे पास एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी है उसका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और 10 साल बाद, तो वो सपोज 10 करोड़ में आएगा। तो मतलब फ्यूचर वैल्यू मुझे चाहिए 10 करोड़। तो उसके लिए मैं कितनी वैल्यू आज से जमा करूँ एन्यूटी के फॉर्मेट में, सो दैट आफ्टर 10 ईयर्स इट बिकम्स 10 करोड़। तो इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का एप्लीकेशन है। और उसके उस इस कंसेप्ट को बोलते हैं कि किसी चीज के लिए पैसे जुगाड़ना, इसको बोलेंगे सिंकिंग फंड। तो एग्जाम्पल देखिए, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। तो बेसिकली इनका कहना क्या है कि एन्यूटी जो है ये 3 लैक्स है यहाँ पे, राइट, 3 लैक्स। एंड एन आपका है 10 ईयर्स है, बराबर। एंड उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि एन 10 ईयर्स है और आर या फिर आई आपका है 10%। तो इस तरीके से अगर जाएंगे तो आपका एक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू कितना बनेगा इस एन्यूटी का। सॉरी, एन्यूटी 3 लाख नहीं है, फ्यूचर वैल्यू इसका 3 लाख है। तो फ्यूचर वैल्यू इसको कर देते हैं। फ्यूचर वैल्यू मतलब मेरे को जमा करना है 3 लैक्स, एन मेरा 10 साल, और आई भी मेरा 10%। तो फ्यूचर वैल्यू इतना जमा करने के लिए कितना एन्यूटी मेरे को डालना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, मतलब एन्यूटी हो गया। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फॉर्मूला क्या है, 1+i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय ए। तो 3 लैक्स इंटू ए इंटू 1.1 एन मतलब कितना है, एन मतलब 10 साल, -1 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे दिया रहता है ये सब, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। 1.1 इंटू इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 1.1, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये आ गया 2.59। फाइव 4 -1 डिवाइडेड बाय 0.1। So this is a into 1.594 divided by 0.1। मतलब a कितना आ गया, a आ गया 3 lakhs divided by 15.94, because 1.594 divided by 0.1 is equal to 15.94। So how much is this, 3 lakhs divided by 15.94, मतलब 18,820, 18,820 मुझे जमा करना पड़ेगा हर साल, तब जाके मेरा 10 साल में 3 लाख बनेगा। तो एन्युटी मेरा हो गया 18,820। ठीक है, 18,820। चलो, तो ये हो गया सिंकिंग फंड का एग्जाम्पल। ऐसे और भी सारे एप्लीकेशंस होंगे। लीजिंग का देखते हैं। लीजिंग में भी आप ये प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। लीजिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ द असेट अलाउज द यूजर द लेजी to use the asset for a defined period of time for a consideration or lease renter payable over a given period of time। तो बेसिकली लीजिंग मतलब रेंटिंग करना। तो जो लेजर होता है वो बेसिकली अपना, जैसे कि मैंने ये लैपटॉप मेरा है तो मैंने आपको रेंट पे दे दिया कुछ सालों के लिए, 4 सालों के लिए। तो ये क्या हो गया, लीज हो गया। मैं लेजर हो गया, आप लेजी हो गए जो असेट यूज कर रहा है। तो आप मुझे क्या देंगे, मंथली या फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो इनमें दो तरीके का लीज होता है। एक तो ऑपरेटिंग लीज है, जिसमें आपका बेसिकली ओनरशिप चेंज नहीं होता। ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा, ये लैपटॉप मैंने आपको दिया, तो आफ्टर 4-5 ईयर्स वो लैपटॉप मेरे पास फिर से आ जाएगा। अगर फाइनेंशियल लीज है, तो फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, ये ओनरशिप चेंज होता है, मतलब एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड ओनरशिप चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंस है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में।
जो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। तो इसमें कैसे एप्लीकेशन करना है आपको, मैथ्स फॉर फाइनेंस का देखते हैं। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन असेट कॉस्टिंग 3.6 lakh for a 5-year period. It has fixed a rental of 1.05 lakhs per annum payable annually starting from the end of the first year. Suppose rate of interest is 14% per annum compounded annually on which money can be invested by company. Is this agreement favorable to the company? तो बेसिकली इनका कहना क्या है कि एक 3,60,000 का असेट है, ये लोग भाड़े पे देना चाहते हैं, और भाड़ा कितना मिलेगा हर साल के एंड में 1,05,000 4 साल के लिए 5 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने बोला है कि 14%। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है असेट का, 3,60,000। ठीक है, और आपका एन्यूटी कितना है भाड़े का, जो हर भाड़ा एन्यूटी रेगुलर है हर साल के एंड में मिलेगा, वो 1,05,000 है। ठीक है, उसके बाद एन कितना है आपका 5 ईयर्स है, और आपका आई कितना है, आई इज 14%। तो ये रेंटल एग्रीमेंट आप लेजर को मतलब रेंट देने वाले को फायदेमंद है या नहीं, कैसे पता चलेगा? आप 1,05,000 जो एन्यूटी मिलेगी आपको, वो 5 साल में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, क्या प्रेजेंट वैल्यू 3,60,000 से ज्यादा आएगी या 3,60,000 से कम आएगी? तो ये असेट की प्रेजेंट वैल्यू बोलिए इसको, असेट की परचेस कॉस्ट है। तो इस एन्यूटी के लिए प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, परचेस प्राइस बोल देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इससे ज्यादा आनी चाहिए, तभी ये सौदा फायदेमंद है लेजर के लिए, रेंट आउट करने वाले के लिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज इक्वल टू ए इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। अभी ये प्रेजेंट वैल्यू है, इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट कर रहा हूँ। सिंकिंग फंड में फ्यूचर वैल्यू था, इसलिए उसको, ये प्रेजेंट वैल्यू इसलिए डिस्काउंट किया, सिंकिंग फंड में फ्यूचर वैल्यू था इसलिए उसको कंपाउंड किया था। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए आपका है 1,05,000 इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1.14, क्योंकि 14% रेट है, 1.14 रेज टू 5 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 14। तो इसको करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.14, 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इज इक्वल टू पहले साल के एंड का 0.877, दूसरे साल के एंड का, तीसरे साल के एंड का, चौथे साल के एंड का, पांचवें साल के एंड का 5,194। तो बेसिकली 1,05,000 इंटू 1 माइनस 0.5194 डिवाइडेड बाय 0.14। सो -1 माइनस 0.5194 मतलब 0.48 डिवाइडेड बाय 0.14 आता है आपका 3.43। ठीक है, 0.14 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू बेसिकली बढ़ जाता है 0.48, मतलब 1 माइनस 0.5194 मतलब 0.48, उसको डिवाइड करेंगे आप 0.14 से तो 3.43 आएगा। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1,05,000 इंटू दिस, तो 3,60,473 आता है वैल्यू। तो विच इज मार्जिनली थोड़ा सा हम ज्यादा है आपके असेट के अभी के कॉस्ट का, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब परचेस प्राइस का। देयरफॉर सिंस प्राइस इज since present value annuity is more than asset price, rental agreement is okay for लेजर। लेसी के लिए अच्छा है कि नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे भाई, देखना पड़ेगा उनके लिए कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मे बी उनके लिए 14% ना एप्लीकेबल हो, थोड़ा अगर कम होगा तो उनके लिए भी मे बी अच्छा रह सकता है, तो फेवरेबल है लेजर के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आखिरी वाला एप्लीकेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि जो असेट परचेस करने के लिए हम लोग कैपिटल बजट बनाते हैं, वो कैपिटल बजट में जो एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं कंपनी में, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब प्लांट लगाना है, कोई मशीनरी लानी है, कोई मोटर व्हीकल लाना है, कोई बोलेरो लाना है, कोई डंपर लाना है। ठीक है, ऐसे करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ों के एप्लीकेशन रह सकते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स परचेसिंग एन असेट विच रिजल्ट्स इन एन आउटफ्लो ऑफ मनी, क्योंकि असेट परचेस करते समय इमीडिएटली ईयर 0 में कैश आपको देना पड़ता है, इसलिए वो कैश आउटफ्लो हो गया।
और कैश इनफ्लो मतलब क्या कि वो असेट से आगे जाके मेरे को जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट जो कैश के फॉर्मेट में आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू कैश इनफ्लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो आपको कैश ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो मिलेगा। तो जो कैश आएगा बिजनेस में उसको बोलेंगे हम लोग कैश इनफ्लो। तो बेसिकली फिनेंशियल टर्म में हम लोग प्रॉफिट नहीं देखते, हम लोग एक्रूअल बेसिस पे नहीं जाते, हम लोग जाते हैं कि प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना हुआ, एंड उसके कंपैरिजन में मेरे को इनफ्लो कितना आया, कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो प्रेजेंट वैल्यू में कैश इनफ्लो अगर मेरा ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो से, तो इन्वेस्टमेंट बेटर है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट बेटर नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, डिसीजन शुड बी इन फेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000, machine will contribute 12,000 per year for next 5 years, assume borrowing cost 10% compounded annually, determine machine should be purchased or not। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका देखिए प्रेजेंट वैल्यू परचेज प्राइस इस एसेट का 50,000 है। ठीक है, तो बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका जो है 50K है। आपको देखना है कि ये 12,000 जो आएगा एन्युटी, ठीक है, कैश इनफ्लो, तो आई इसका कितना 10% और ये एन कितना है 5 ईयर्स। तो ये जो एन्युटी है इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इज इक्वल टू, या डायरेक्टली करता हूँ मैं, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 0.909 एक साल के एंड में, 2 3 4 5 0.6209 आ गया। तो बेसिकली ये कितना होता है आपका 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.6209 डिवाइडेड बाय 0.1, तो डिवाइडेड बाय 0.1 3.79। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.79 ये आपका आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, मतलब 45,489 के लगभग ये अमाउंट आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फ्रॉम दैट 12,000 कॉन्ट्रीब्यूशन दैट मशीन पेज। बट इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, PVCOF प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये 50,000 था, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, ये ओनली 45,489 है। तो सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज लेसर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये डिसीजन एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, फेवरेबल नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो हमारा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस खत्म हो जाएगा। A machine with useful life of 7 years cost 10,000 while another machine with useful life of 5 years cost 8,000। तो मशीन 1 का लाइफ है n है इसका 7 years, और मशीन 2 का n जो है n2 ये है 5 साल। वो मशीन 1 की कॉस्टिंग कितनी है, आई इसका है 10K और मशीन 2 की कॉस्टिंग है 8K। फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंडिचर ऑफ 1900 एन्युअली, सेकेंड मशीन सेव लेबर एक्सपेंडिचर ऑफ 2200 एन्युअली। तो हमको देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो या फिर एनपीवी ही निकाल दे। एनपीवी मतलब क्या, एनपीवी एक टूल है फिनेंशियल मैनेजमेंट का एनालिसिस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं इसको एनालाइज करने के लिए, कि एनपीवी मतलब क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली मशीन 1 का निकालेंगे हम लोग M1 NPV, तो ये निकलेगा अपना कितना, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आएगा, तो ये एन्युटी है ना, ये मतलब मशीन 1 में आपको 1900 सेव होगा, 1900 एन्युटी आपका, तो 1900 मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू, ये कितने साल के लिए, पहला मशीन में 7 साल के लिए 7 ईयर्स।
डिवाइडेड बाय 0.1, और ये पूरा जो एन्युटी आएगा माइनस ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो गया ये, माइनस आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब मशीन का अभी का कॉस्ट, दैट इज 10,000 मशीन वन का। तो निकालते हैं 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 9, वो 7 तक ही था। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6 7, 0.5136, so 1900 multiplied by 1 minus 0.5136 divided by 0.1, तो ये माइनस 1.4868, मतलब ये बन चुका है 1900 इंटू 0.4868 डिवाइडेड बाय 0.1, मतलब 4.868, ये निकालोगे तो आपका आ जाएगा 0.4868, और उसको डिवाइड करोगे 0.1 से 4.868 आ जाएगा माइनस 10,000। सो हाउ मच इज दिस? 1900 इंटू 0.486, मतलब ये 9,249 250 माइनस 10,000, तो ये माइनस में आता है, इसका एनपीवी माइनस 750 आता है, विच इज, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते एक्चुअली आप, ठीक है। M1 का एनपीवी आएगा 9 माइनस 750। अभी मशीन 2 का एनपीवी देखेंगे, इज इक्वल टू मशीन 2 से कितनी सेविंग होगी। मशीन 2 5 साल की है उसकी लाइफ, और 8,000 का कॉस्ट है, और सेविंग होती है इससे 2,200 एन्युअली। तो 2,200 एन्युअली एन्युटी आपकी 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.1 रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 0.1, ये कितना आ गया 2,200 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालते हैं 2 3 5, 0.6209 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6209 डिवाइडेड बाय 0.1, और ये बनता है आपका 3.7908, 2,200 इंटू 3.7908, ठीक है, तो 2,200, तो ये आपका आएगा 2,200 इंटू 3.7908, ये आपका आएगा 8,340, 8,340। तो अच्छा, ये पूरा एन्युटी का वैल्यू था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो था ये, और माइनस आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये था मशीन का कॉस्ट, जो कि 8,000 है दूसरे मशीन का कॉस्ट। तो ये 8,000 लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखना भूल गए थे, लिख दिया, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि मल्टीप्लिकेशन और माइनस में पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आएगा 8,340 माइनस 8,000 माइनस, मतलब पॉजिटिव 340 आएगा आपका मशीन 2 का एनपीवी। देयरफॉर मशीन 2 कॉस्टिंग 8K इज एक्सेप्टेबल, और मशीन 1 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है क्योंकि एनपीवी निगेटिव है। तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम। आज के प्रॉब्लम देखिए, होमवर्क देखिए, हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट शुड यू सेव एन्युअली टू एक्यूमुलेट 20 लाख बाय द एंड ऑफ 12 ईयर्स इफ द सेविंग अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ 14% कंपाउंडेड एन्युअली। तो ये सिंकिंग फंड के ऊपर प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंकिंग फंड। और दूसरा वाला क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग मतलब कैपिटल बजट कैसे बनाते, कैपिटल बजट बनाते समय ये सब सोच के कि यह मशीन प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, वो कैपिटल असेट प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, ये देख के हम लोग बनाते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे कैपिटल बजटिंग। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको बोलेंगे कैपिटल बजटिंग,
उसी का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश इनफ्लो एज फॉलोज, ठीक है, कैश इनफ्लो दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब डिस्काउंटिंग किस रेट से करना है वो रेट भी दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पूछा है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो निकालिए आप, ये वीडियो देखा होगा तो निकाल पाएंगे आप। सो रिवाइज दिस टॉपिक टुडे and be ready for rapid preparation course. Thank you.